अंजलि और क्यारा दोनों ही बचपन से एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेलियां थी। अंजलि जितनी सिंपल और सीधी सादी थी, क्यारा उतनी ही मॉडर्न और स्टाइलिश थी। अंजलि और क्यारा बचपन से ही एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज में पढ़ी थी। कोई भी काम होता तो वो दोनों साथ में ही किया करती। साथ ही मार्केट जाना, साथ ही शॉपिंग करना और छोटी से छोटी बात भी एक दूसरे को बताए बिना नहीं रहती थी। एक दिन क्यारा अंजलि से कहती है, अरे यार अंजलि, पता है मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है और वो लोग कल मुझे देखने आ रहे हैं। अरे वाह क्यारा, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने। क्या अच्छी खबर? अरे पागल, मेरी शादी होगी तो तू अकेली रह जाएगी और तुझे पता भी है कि तेरे बिना मेरा भी बिल्कुल मन नहीं लगेगा। हाँ, ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है, पर क्यारा तुझे शादी तो करनी ही होगी ना। अगले दिन क्यारा को लड़की वाले देखने आते हैं और क्यारा उन्हें बहुत पसंद आती है। क्यारा की माँ पंडित जी से कहकर जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवा लेती है। लड़के वालों के जाने के बाद क्यारा अंजलि के पास जाती है। अरे यार अंजलि, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। पता है लड़का और लड़के के घर वालों ने मुझे पसंद भी कर लिया और अगले महीने मेरी शादी भी तय कर दी। अरे वाह, अरे आगे पसंद कैसे नहीं करती, मेरी सहेली है ही इतनी सुंदर कि लोग देखते ही क्यारा पर लट्टू हो जाते हैं। वैसे ये बता कि लड़के का नाम क्या है, देखने में कैसा है और तुझे पसंद तो है ना? लड़का ना बिल्कुल सिंपल और सीधा साधा, बिल्कुल तेरी तरह। उससे ज्यादा स्मार्ट और स्टाइलिश तो उसका छोटा भाई कुणाल था। वैसे लड़के का नाम पूरब है और मुझे पसंद भी है। पता है सबके जाने के बाद मुझे पूरब का फोन भी आया और उसने मुझे कल रेस्टोरेंट मिलने बुलाया है। अरे वाह जी वाह, शादी से पहले मिलना जुलना, हाँ, और मैं अकेले मिलने नहीं जाऊंगी, तुझे भी मेरे साथ चलना है। ना बाबा ना, मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना है, मैं तो नहीं जाने वाली तेरे साथ। तुझे पता है ना तेरे बिना मेरा कोई काम नहीं होता, तुझे चलना ही होगा। फिर अगले दिन क्यारा और अंजलि पूरब से मिलने रेस्टोरेंट में जाते हैं। पूरब अंजलि को देखता है और मन में सोचता है, अच्छा तो ये है क्यारा की बचपन की फ्रेंड, ये तो बहुत ही सुंदर है। मुझे तो ऐसी ही लड़की चाहिए थी, सूट सलवार वाली, सीधी साधी। क्यारा भी सुंदर है पर थोड़ी मॉडर्न है। पूरब, ये है अंजलि, मेरी बचपन की सहेली, जिसके बारे में मैंने तुम्हें फोन पर बताया था। अच्छा तो ये है वो जिसकी बातें करते तुम जरा भी नहीं थकती। ये कहकर पूरब अंजलि को एकटक देखे जा रहा था। तभी क्यारा पूरब से कहती है, अरे पूरब, क्या हुआ? तुम तो मुझे छोड़कर मेरी सहेली को देखने लगे। ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरी सहेली अंजलि पसंद आ गई है? अरे नहीं, वो बस ऐसे ही। तुम भी ना क्यारा, कुछ भी। फिर तीनों बहुत सारी बातें करते हैं, पर बातें करते वक्त पूरब की नजर क्यारा पर कम और अंजलि पर ज्यादा थी। फिर तीनों कुछ दिनों तक इसी तरह से मिलने जुलने लगे। एक दिन पूरब अपने छोटे भाई कुणाल को अपने साथ लेकर आता है। क्यारा को पूरब से ज्यादा कुणाल अच्छा लगने लगता है। क्यारा अपने मन में सोचती है, अरे यार ये कुणाल तो कितना स्मार्ट और स्टाइलिश है। इसका हेयर स्टाइल, इसके शूज, वाव कितने मस्त है। हाँ, मुझे तो अपने लिए कुणाल जैसे स्मार्ट लड़का चाहिए था, लेकिन अब क्या करें। वैसे पूरब भी बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सिंपल और सीधा साधा है। कुछ दिनों के बाद पूरब क्यारा को फोन करता है और कहता है, क्यारा, मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ प्लीज उसका बुरा मत मानना। वो क्या है कि मुझे लगता है कि मैं अंजलि को पसंद करने लगा हूँ और शायद अंजलि भी मुझे पसंद करती है। पूरब इतना बोलता ही है कि क्यारा पूरब का फोन काट देती है और भागते हुए अंजलि के घर जाती है। अंजलि, ओ अंजलि, कहाँ है तू? अरे क्यारा, क्या बात है, इतना हाफ क्यों रही है? पहले तो बता, तुझे पूरब पसंद है? अरे ये क्या बोल रही है तू? मुझे पूरब का फोन आया था, उसने मुझे कहा कि वो तुझे पसंद करता है और ये भी कहा कि शायद तू भी उसे पसंद करने लगी है, पर तूने इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताई?
क्यारा तू ये क्या बोले जा रही है? और जैसे तू सोच रही है वैसे कुछ भी नहीं है। अरे तू मेरी सहेली है, तुझे लगता है कि मैं कोई भी बात तुझसे छुपाऊंगी? ये कहते हुए अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे पागल, तू रो क्यों रही है? मैं जानती हूँ तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तू मुझसे कुछ भी नहीं छुपाएगी। अरे पगली, मैं तो बहुत खुश हूँ कि पूरब तुझे पसंद करता है। ये तो कैसे बात किए जा रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? कुछ दिनों में तेरी और पूरब की शादी होने वाली है और तू है कि मैंने तुझे कहा था कि मुझे पूरब पसंद है, पर कुछ दिन उससे मिलने के बाद पता चला कि पूरब मेरे टाइप का नहीं है। वो बहुत अच्छा लड़का है पर स्टाइलिश नहीं है जैसे कि मैं हूँ, और मुझे स्टाइलिश लड़के पसंद है जैसे कि पूरब का छोटा भाई कुणाल। अरे तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ बोलना। यही कि मेरी कुछ दिन पहले फोन पर कुणाल से बात हुई और कुछ दिन पहले जब हम चारों बाहर मिले थे तो उससे मिलकर और उससे बातें करके मुझे पता चला कि मुझे पूरब से नहीं बल्कि कुणाल से शादी करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि वो भी मुझसे शादी करने के लिए राजी है। और सोच मेरी सहेली अंजलि रानी, अगर हम दोनों एक ही घर में शादी कर लेते हैं तो हम दोनों को कभी भी अलग नहीं रहना पड़ेगा। मेरा मतलब है तू पूरब से शादी कर ले और मैं कुणाल से। तुम मेरी जेठानी और मैं तेरी देवरानी। क्यारा, ये सब तुझे मजाक लगता है क्या? अरे घर वालों को क्या कहेंगे? ये सब तो मुझ पर छोड़ दे, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अरे अब तो मेरी सहेली मेरी जेठानी बनेगी। हाँ, वैसे भी बचपन से लेकर आज तक हम दोनों साथ ही तो रहे हैं और मैं तो तुझसे दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर अगले ही दिन क्यारा और पूरब मिलकर घर वालों से बातें करके उन्हें अपनी पसंद से शादी के लिए राजी कर लेते हैं। कुछ ही दिनों बाद क्यारा की कुणाल के साथ और पूरब की अंजलि के साथ एक ही मंडप में शादी हो जाती है। चारों खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर क्यारा अंजलि से कहती है, ओ मेरी प्यारी सहेली, तो बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें मेरी जेठानी बनकर? देवरानी जी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और अब तो मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तो अब से मैं पूरा रूप दिखाऊंगी। अच्छा जी, तो मैं भी तुम्हारी देवरानी हूँ, तुम्हें खूब सताऊंगी। हाँ। ये कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, यार हम दोनों जेठानी देवरानी जरूर है, पर उससे पहले हम दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेली है, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ यार, हम दोनों देवरानी जेठानी जरूर है, पर उससे पहले हम दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेली है, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड। दोनों की बात सुनकर पूरब कहता है, ये हुई ना बात, और भगवान करे तुम दोनों की दोस्ती सदा ऐसी ही बनी रहे। फिर चारों हंसी खुशी से एक साथ अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। पायल, मोहिनी और शिखा तीनों ही पक्की सहेलियां थी। पायल गरीब घर की लड़की थी, जबकि मोहिनी और शिखा बहुत अमीर घर से थी। तीनों ही स्कूल टाइम से दोस्त थी। जिस स्कूल में मोहिनी और शिखा पढ़ती थी वो बहुत ही महंगा स्कूल था, लेकिन EWS में पायल का नाम आ जाता है, जिस कारण वो भी उनके स्कूल में पढ़ पाती है और वहीं वो तीनों दोस्त बन जाती हैं। स्कूल खत्म होने के बाद मोहिनी और शिखा आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली जाती है और गरीब पायल अपनी माँ के साथ घर के कामों में ही हाथ बटाती है। माँ, मेरी वजह से आपको लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करने पड़ते हैं और फिर रात को बैठकर इन शर्ट के धागे भी काटती हो। बेटी, तेरी ये गरीब माँ मेहनत नहीं करेगी तो तेरी शादी कैसे करेगी? हाँ, बस एक बार तेरा घर बस जाए, फिर चाहे मैं मर जाऊँ। ऐसी बात मत करो माँ, पिताजी तो मुझे छोड़कर पहले ही जा चुके हैं और अगर तुम भी चली गई तो मेरा क्या होगा? ऐसे ही समय बीतता है। ज्यादा काम करने की वजह से विमला बीमार पड़ जाती है। फिर घर चलाने के लिए पायल अपनी माँ की जगह पर काम करने लगती है। कुछ महीने विमला ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी रहती है। फिर एक दिन विमला पायल से कहती है,
बेटी तू तो मेरी हालत देख ही रही है, मेरी बात मान तो अब तू शादी कर ले, अपने हाथों से तेरी शादी कर जाऊं, बस यही आखिरी इच्छा है मेरी। ठीक है माँ, तुम जिससे कहोगी मैं उससे शादी कर लूंगी। पायल दिखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए उसकी शादी एक अच्छे घर में तय हो जाती है। बहन जी, हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आप बस हमारे बारातियों का स्वागत अच्छे से कर देना। ठीक है भाई साहब। पायल की शादी पक्की हो जाती है और वो अपनी सहेलियों को फोन करके बताती है। पायल, क्या तेरी शादी पक्की हो गई? और तो ये बात हमें अब बता रही है, हम कल ही वापस आ रहे हैं। दोनों सहेलियां अपने देश वापस लौट आती हैं और जल्दी से पायल से मिलने आती हैं। अच्छा बताओ पायल, तू अपनी शादी की शॉपिंग कहाँ से कर रही है? मैं ऊपर से अपनी गरीब किस्मत लिखवा कर लाई हूँ बहन, और हम गरीबों के नसीब में ये लहंगा नहीं होता। शादी की तैयारियों में और बारातियों के स्वागत में माँ की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है, इसलिए मेरी माँ की शादी की जो साड़ी रखी है मैं वही पहन लूंगी। ये कहते हुए पायल की आँखों में आंसू आ जाते हैं। मोहिनी और शिखा उससे मिलने के बाद अपने घर आ रही होती हैं। तूने देखा ना, पायल अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। खुश कैसे होगी पायल बेचारी, तूने देखा नहीं, उसके पास तो अपनी शादी तक का जोड़ा लेने के लिए पैसे नहीं है। अब हम दोनों सहेलियों को मिलकर ही अपनी गरीब सहेली की शादी को खुशियों से भरना होगा। अगले दिन मोहिनी और शिखा एक बड़े से मॉल में जाती है, जहाँ से वो बहुत ही सुंदर ब्राइडल लहंगा, उसकी मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल भी खरीदती हैं। फिर वो लहंगा लेकर पायल की शादी वाले दिन उसके पास आती है, जहाँ पायल अपनी माँ की शादी की फटी हुई साड़ी, जिसका रंग भी फीका पड़ चुका था, उसे पहनकर बैठी हुई होती है। अरे कहाँ रह गई थी तुम दोनों? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये लो पायल, तुम्हारी दोनों सहेलियों की तरफ से तुम्हारा शादी का जोड़ा। अरे ये तो बहुत महंगा लगता है, तुम्हें मेरे लिए इतना महंगा ब्राइडल लहंगा लाने की क्या जरूरत थी? हमारी सबसे प्यारी सहेली की शादी हो रही है, तो क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? हाँ, आज तो हम तुझे अपने हाथों से सजाएंगे और तुम देखना, सभी लोग हमारी सहेली को देखकर हैरान रह जाएंगे। इसके बाद पायल वो ब्राइडल लहंगा पहनती है। वो उस ब्राइडल लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। पायल के प्रति अपनी सहेलियों का प्यार देखकर विमला की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो उन दोनों को ढेर सारी दुआएं देती है। क्या कर रही है मेरी बेटी? पापा देखो ना, मैंने क्या बनाया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है, पर ये है क्या बेटी? पापा, ये मैंने एक नया डिजाइन तैयार किया है। इसे चाहे साड़ी पर बनाओ, चाहे चादर पर। भाई वाह, तू तो वो बन गई। वो क्या कहते हैं? अरे वो हाँ, फैशन डिजायर बन गई है मेरी बिटिया तो। पापा, डिजायर नहीं, फैशन डिजाइनर। आरती की इस बात पर रामलाल भी हंसने लगा। रामलाल अपने गांव का एक छोटा किसान था। उसके पास खेती के लिए ज्यादा जमीन नहीं थी, इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। आरती रामलाल और प्रमीला की एक लौती बेटी थी। फिर एक दिन, ओहो, सारा दिन बस इसी में लगी रहती है, तुझे कोई और काम है कि नहीं? बस माँ, होने ही वाला है, थोड़ी देर और। ये तो तू पिछले 1 घंटे से बोल रही है। चल, खाना लगा दिया है, चल कर खा ले। अच्छा चलो, पर पापा कहाँ पर है? वो शहर गए हैं खाद और फसलों के लिए दवाई लेने। रात में जब रामलाल शहर से लौटा तो उसने देखा कि आरती उसका इंतजार कर रही थी। अरे सोई नहीं मेरी बेटी? अच्छा, जब भी आप शहर जाते हो तो क्या मैं सोती हूँ आपसे बिना मिले? नहीं ना। अब बताइए, आप मेरे लिए क्या लाए हैं शहर से?
मुझे लगा कि तू मेरी चिंता में नहीं सोती है। नहीं पापा, आपकी चिंता तो है ही, मगर मैं तो ये पूछ रही थी कि आप मेरे लिए कुछ लाए हो क्या? हाँ हाँ, सबके लिए लाया हूँ। ये देखो, तुम्हारी माँ के लिए ये साड़ी, और तुम्हारे लिए तो बड़ी खास चीज लेकर आया हूँ मैं। अच्छा, तो जल्दी से दिखाओ ना पापा, क्या लाए हो आप? हाँ हाँ, लो, ये लो। इतना कहकर रामलाल ने अपने थैले से निकालकर एक बड़ी सी ड्राइंग बुक और रंगों से भरा एक डिब्बा आरती के हाथ पर रख दिया, जिसे देखकर आरती खुशी से उछल पड़ी और रामलाल के गले लग गई। आप कितने अच्छे हो पापा, सच्ची में। मुझे पता है कि मेरी लाडो को यही चाहिए था। आरती को बचपन से ही पेंटिंग का बड़ा शौक था। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो अपनी माँ से मेहंदी लगाना सीखने लगी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और आरती अब 10वीं क्लास में आ गई थी। आरती की अच्छी पढ़ाई के लिए रामलाल ने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर उसे शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। आरती वहाँ पर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगी और जब भी आरती को छुट्टी मिलती तो वो अपने माता पिता से मिलने गांव चली आती। ऐसे ही एक दिन, अजी सुनो, देखो हमारी बेटी आ गई। अरे वाह, मेरी बिटिया आ गई। कैसी है मेरी लाडो? मैं एकदम ठीक हूँ पापा, आप बताओ। वो हॉस्पिटल वाले तुझे कुछ खाने को नहीं देते हैं क्या? नहीं माँ, सब बढ़िया है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। आरती के आने से रामलाल और प्रमीला बहुत ही खुश थे। तीनों ने मिलकर खूब बातें की और फिर रात में बातें करते करते ही आरती सो गई। जब वो सो गई तब प्रमीला ने धीरे से रामलाल से पूछा, अजी बिटिया सो गई है क्या? हाँ, थकी हुई होगी ना तो सो गई। वैसे रात भी तो बहुत हो गई है। अच्छा सुनो, मैं कह रही थी कि परसों बिटिया को वापस जाना है तो शायद वो कल आपसे फीस मांगेगी। आपके पास पैसे वैसे तो है ना? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि उसके हॉस्टल और कॉलेज की फीस भरने का वक्त आ रहा है। मैंने लाला जी से बात की है, उनसे 10,000 रुपए उधार मांगे हैं। फसल कटते ही वापस लौटा दूंगा। ठीक है, पर ध्यान रहे कि ये बात बिटिया को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना खामखा परेशान हो जाएगी। ठीक है, चलो अब सो जाओ। रामलाल और प्रमीला सो गए, लेकिन आरती जाग रही थी और उसने रामलाल और प्रमीला की सारी बातें भी सुन ली थी। वो बहुत देर तक अपनी आंखें बंद करके लेटी रही और सोचती रही कि आखिर जिस मुसीबत से उसका परिवार जूझ रहा है उसका हल कैसे निकाला जाए। वो इतना तो समझ गई कि उसे ही अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक करनी होगी। फिर सुबह होते ही जब रामलाल तैयार होकर लाला से मिलने निकला तो आरती भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी। रामलाल लाला की कोठी पर पहुंचा तो लाला अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठा आराम कर रहा था। रामलाल जाकर लाला के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया तो वहीं आरती पास के एक पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगी और फिर राम राम लाला जी। रमन, कैसा है तू? लाला जी, बस आशीर्वाद है आपका। वो मैंने कल आपसे बात की थी ना, कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ हाँ, मुझे याद है। अरे यार रमन, मुझे एक बात बता जरा, जब औकात नहीं है तेरी तो काहे बिटिया को इतनी दूर पढ़ने भेज दिया रे? जब देखो अपनी बिटिया की खातिर हाथ फैलाए खड़ा हो जाता है। मालिक आपका ही सहारा है, पढ़ने भेज ही दिया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन मेरी लाडो खूब नाम कमाएगी। गरीब की बेटी अगर पढ़ भी जाए तो नौकरी कौन देगा? और चल, अगर मान लिया कि किस्मत से नौकरी लग भी गई तो वो तो जीवन भर अपने ससुराल के लिए ही कमाएगी ना। और यहाँ तू उसके लिए जान दिए जा रहा है। सच में जरा उल्लू है रे तू। लाला की बातें सुनकर पेड़ के पीछे छिपी आरती गुस्से से भर गई। उसे नहीं पता था कि उसके पापा इतनी बेइज्जती सहकर
उसकी पढ़ाई के लिए पैसा जुटा रहे थे। इस घटना ने आरती के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ा और उसने ठान लिया कि वो बहुत मेहनत करेगी और कुछ बनकर ही दिखाएगी। उस दिन तो वो चुपचाप लाला के दिए हुए पैसे अपने पिता से लेकर शहर चली गई। लेकिन फिर वो दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी। कुछ वक्त बाद पढ़ाई के साथ साथ उसने शहर में एक बुटीक में पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया, जहां वो डिजाइनर लहंगे बनाना सीखने लगी। गुजरते वक्त के साथ इस काम में उसका हाथ और साफ होता गया। फिर एक दिन उसे बुटीक में ही पता चला कि एक नामी फैशन कंपनी अपना फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रही है। आरती ने उसी वक्त ठान लिया कि वो इस फैशन शो में बतौर डिजाइनर जरूर हिस्सा लेगी। लेकिन ये किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि उस फैशन शो की थीम रखी गई थी ड्रेसेस इंस्पायर्ड बाय नेचर। मुझे कुछ अलग तो करना ही होगा, कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने ना किया हो और वो देखने में भी बहुत सुंदर लगना चाहिए। आरती डिजाइन के बारे में सोच ही रही थी कि तभी गांव से उसकी माँ का फोन आ गया। हाँ बिटिया, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप क्या कर रही हैं? अरे वो मैं और तेरे बाबा मंडी में आए हुए हैं। इस बार पत्ता गोभी की बड़ी अच्छी फसल हुई है। तू ना पैसे वैसों की बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक है? ठीक है। माँ, वैसे मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ, तो बाद में बात करूँ क्या? तभी आरती के मन में कुछ ख्याल आया। वो फोन को फिर से अपने कान पर लगाते हुए बोली, 1 मिनट माँ, क्या कहा आपने? पत्ता गोभी? अरे हाँ, क्या बात है माँ, आपने तो बड़ा कमाल का आइडिया दे दिया मुझे। ऐसा भी क्या किया मैंने? अब जाने दो माँ, मैं आपसे कल बात करूँगी। फोन काटने के बाद आरती तुरंत ही बाजार गई और वहाँ से बड़ी बड़ी पत्ता गोभी छांट कर खरीद कर ले आई। फिर 2 दिन बाद फैशन शो में। और अब आ रही है आरती, जो न सिर्फ एक मॉडल है बल्कि अपनी ड्रेस की डिजाइनर भी वो खुद ही है। सो प्लीज वेलकम आरती। अनाउंसर की बात सुनते ही सभी लोग आरती की तरफ देखने लगे, क्योंकि आरती के पास मॉडल हायर करने के लिए पैसे नहीं थे। इसीलिए उसने खुद ही अपनी ड्रेस पहनी थी। वो ड्रेस पूरी तरह से पत्ता गोभी के हरे पत्तों से बनी हुई थी। ड्रेस में पत्तों से बना हुआ एक खूबसूरत सा लहंगा था और ऊपर का टॉप भी उन्हीं हरे पत्तों से बनाया गया था। इस ड्रेस में आरती बिल्कुल एक हरी परी जैसी लग रही थी। आरती के अनोखे लहंगे को देखकर फैशन शो में मौजूद सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। फिर शाम को उसी फैशन शो की पार्टी में। हाय आरती। हाय, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं एक प्रोफेशनल कॉस्ट्यूम डिजाइनर हूँ। मैं आज तुम्हारी ड्रेस से बहुत इम्प्रेस हुआ। एक नई फिल्म आ रही है सलमान खान की। फिल्म एंशियंट टाइम पर बेस्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि उस फिल्म में रानी यानी कि हीरोइन का लहंगा तुम डिजाइन करो। तुम कर पाओगी ना? ओह क्यों नहीं सर, मैं बिल्कुल करूँगी। ओह दैट्स रियली ग्रेट। ठीक है, तो फिर ये लो एडवांस। ओके, मेरी टीम तुमसे कांटेक्ट कर लेगी। चलो ठीक है, अगली मुलाकात होगी मुंबई में। ओके बाय। अनुराग ये बात कहकर वहाँ से चला गया। आरती उसे जाते हुए देखती रही। उसके हाथों में 3 लाख रुपए का चेक था और आँखों में चमक, क्योंकि अब वो सब कुछ आरती के हाथों में था, जो वो अपने गरीब माता पिता के लिए करना चाहती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।